बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज। देखो, हम बात कर रहे थे धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, धातुओं की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हम लास्ट वीडियोज के अंदर हम 3 अभिक्रियाओं की बात कर चुके हैं, जिसके अंदर फर्स्ट थी धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, नंबर 2 पे थी धातुओं की जल से अभिक्रिया और नंबर 3 पे थी धातुओं की अम्ल या एसिड से अभिक्रिया। ठीक है, अब 4th नंबर पे हम बात करेंगे कि धातुओं की अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया। तो देखो, जो धातुएं होती हैं उनके किसी दूसरे धातु के लवण से हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो मोस्ट रिएक्टिव अभिक्रिया होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातु होती हैं, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देंगी। और ये बात हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी कर चुके हैं, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर। तो देखो क्या होता है इस अभिक्रिया के अंदर, कोई धातु ए लिया है और प्लस बी का लवण विलयन लिया है। जब रिएक्शन होती है तो क्या बन जाता है, ए का तो लवण विलयन बन जाता है और धातु बी अकेली रह जाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, ये जो धातु ए है ये धातु बी को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है और खुद वहाँ पे जुड़ जाएगी। देखो एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे। ये कौन सी मेटल है, जिंक मेटल है, जिंक धातु है। और ये क्या है, दूसरी कोई धातु है कॉपर, जिसका सल्फेट विलयन है। तो ये कौन सा हो गया, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये अपनी क्या है, कॉपर धातु है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, देखिए ये जो जिंक मेटल है, जिंक धातु है, ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है और खुद ये सॉल्यूशन बना लेती है और कॉपर मिल जाता है अलग से। अब देखो, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी धातु कितनी अभिक्रियाशील है या इसके कंपैरिजन में कौन कम कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसके लिए हम बात करेंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी की, और ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं। लेकिन जब बात अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया की है तो हम एक बार और देख लेते हैं। तो देखो क्या होती है अपनी अभिक्रियाशीलता श्रेणी, कहो ना कार मिलेगी, अल्टो जैन फरारी, पब्लिक हैरान क्यों होगी, सिल्वर ऑडी। देखो ये बहुत आसान ये है, इस ट्रिक के द्वारा इसको याद रखना। अब देखो, अब तक तो आपको याद हो भी गई होगी। अब देखो हम बात करेंगे कि कौन सी धातु कैसे अभिक्रियाएं करती हैं। तो ये जो ऊपर स्थित धातुएं होती हैं ये होती हैं अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, और बीच वाली मध्यम अभिक्रियाशील, और जो नीचे स्थित धातुएं हैं ये होती हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं, और ये हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं। तो देखो बात अब इन्हीं जिंक और कॉपर की ही कर लेते हैं। अपना जिंक ये रहा एंड कॉपर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रहा Cu। तो देखो क्या होता है, ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर जिंक ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये अधिक अभिक्रियाशील है किसकी बजाय, कॉपर की बजाय। तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम बात कर लेते हैं एक इसके अपोजिट अभिक्रिया की। देखो जैसे कॉपर प्लस ZnSO4, ठीक है। तो क्या ये अभिक्रिया पॉसिबल है, तो देखो हम बात करते हैं कॉपर और जिंक की। ये रहा कॉपर एंड ये रहा जिंक।
अकेली मेटल कौन सी है? कॉपर। तो क्या ये जिंक सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से विस्थापित कर पाएगी? तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर देख के पता लगाएंगे कि इनमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा? जिंक होगा। तो कॉपर के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके धातु सॉल्यूशन से विस्थापित कर पाए, तो ये अभिक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। और देखो, इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बहुत सारे इम्पोर्टेंस हैं। एक हमने ये भी देखा था कि कौन कौन सी जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो देखो, हाइड्रोजन अपना यहाँ पर प्रेजेंट है, जो इससे ऊपर स्थित धातुएं हैं वो इससे मोस्ट रिएक्टिव हैं। तो ये धातुएं क्या करेंगी? हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, जबकि जो धातुएं कॉपर से नीचे प्रेजेंट है वो धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती हैं। इस तरह से ये जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। इस तरह से फोर्थ अपना जो रासायनिक गुण क्या था कि धातुओं की अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ रासायनिक अभिक्रिया की, जो कि धातुओं की किसके साथ अभिक्रिया है? अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो देखो क्या होता है जब हम धातुओं की अधातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो, धातुएं और अधातुएं इनकी अभिक्रियाशीलता, या जैसे अब हम बात करेंगे इनकी आपस में अभिक्रिया की, तो इसके अंदर एक मुख्य डिफरेंस होता है कि जो धातुएं होती हैं, कोई भी जो धातु होती है उसकी क्या नेचर होती है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की नेचर होती है। वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। और जो अधातुएं होती हैं, कौन? अधातुएं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। फिर देखो, जो कोई एलिमेंट होता है, हर कोई एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट या अपनी स्टेबल पोजीशन में रहने की कोशिश करता है। और स्टेबल पोजीशन में रहने के लिए प्रत्येक एलिमेंट को या प्रत्येक तत्व को अपने आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये धातु और अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के द्वारा जो भी कोई यौगिक बनता है वो क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो देखो, हम बात कर लेते हैं पहले तो जो लिखा हुआ है उसकी, कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन त्यागने से देखी जाती है तथा अधातुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से देखी जाती है। प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कोश में स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास या अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करता है। हम डायग्राम से देखेंगे। देखो, हम बात करते हैं किसी परमाणु की संरचना की। तो देखो क्या होती है एक परमाणु की संरचना। तो देखो, ये किसी परमाणु का होता है नाभिक, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट रहते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या है? नाभिक है। और जो नाभिक है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, कोश कह दीजिए, कोश होते हैं। और इन वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ये फर्स्ट नंबर, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये फोर्थ कक्षा। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक परमाणु की संरचना होती है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की। तो देखो, जो पहला कोश होता है, कोई भी जो कोश होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके लिए एक सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसका सूत्र होता है 2n²। 2n² इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर n क्या है? इन कोश या कक्षकों की संख्या है।
तो देखो जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट कोष की, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं? तो देखो 2 मल्टीप्लाई फला कोष है तो n की जगह हम 1 लगा देंगे और इसका स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 हो गया। बात करते हैं नंबर 2 कोष की, तो इसके अंदर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 हो गए। नंबर 3 कोष की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देखिए 2 × 3 का स्क्वायर, ये कितने हो गए? 18 हो गए। नंबर 4 जो कोष है उसकी बात करें तो इसके अंदर देखो 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 × 2, तो कितना हो गया? 32 हो गया। तो देखो पहले कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रह सकते हैं? 2, दूसरे के अंदर 8, 18 और चौथे के अंदर 32। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है वो इन तत्वों में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन देखिए एक ऑक्टेट रूल और होता है, अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। और इस नियम के अकॉर्डिंग, अष्टक नियम के अकॉर्डिंग बाहरी कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। बाहरी कोश में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ये एक परमाणु की संरचना के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए। इस तरह से कोई भी जो एलिमेंट है, ये अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी जो तत्व है वो प्रकृति में स्थायी रहने के लिए अपने आउटर ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, चाहे उसको इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़े और चाहे उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़े। इस तरह से जो तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। भाई 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और या ग्रहण करेगा, और भी बहुत सारी होती हैं, शेयर भी करेंगे, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। इस वक्त हम ये 2 ही चीज़ें देखेंगे कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे वो होते हैं धातु, और जो ग्रहण करके अपना ऑक्टेट या अष्टक कंप्लीट करेंगे वो होते हैं अधातु। तो देखो कोई भी जो तत्व है वो 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ना तो त्याग सकता है ना ग्रहण कर सकता है। तो देखो जिनके आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो तो क्या होती हैं? धातुएं। और जिसके आउटर सेल के अंदर 6, 7 और 8 नहीं आएगा, 5, 6, 7, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये देखो 1 है वो त्याग देगा, 2 है वो भी त्याग देगा, लेकिन जिनके पास 5, 6, 7 हैं वो क्या करेंगे? भाई इनको अपने आउटर सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, जबकि अगर ये त्यागना चाहेंगे तो इनको 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। इस तरह से ये क्या करेंगे? ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। और जिनके आउटर सेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो त्याग कर अपना अष्टक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण और त्यागने की प्रक्रिया होती है। हम बात करेंगे अभी आयनिक कंपाउंड की। तो देखो आयनिक कंपाउंड किस तरह से फॉर्म होते हैं। देखिए कि धातु एवं अधातु की इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं, और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, कोई एक धातु ले रहे हैं, जैसे सोडियम ले रहे हैं। सोडियम के आउटर सेल के अंदर होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और बना लेगा Na+ बना लेगा। और जो
एक अधातु की बात कर रहे हैं, वो हम ले रहे हैं Cl। Cl के आउटर सेल के अंदर देखो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cl माइनस बनाएगा, और फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे भाई, Cl को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो Na से मिल जाएगी, और Na को एक इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, जो वो किसको दे देगा, Cl को दे देगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनेगा NaCl, और ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है। इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक आप इसकी संरचना, परमाणु की संरचना और इसके अंदर जो कोर्स है उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्टडी कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।